नमस्कार। शिक्षा का क्षेत्र इस समय महत्वपूर्ण बदलावों से गुजर रहा है। नई शिक्षा नीति से लेकर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पढ़ने और पढ़ाने के तरीके में बदलाव आ रहा है। तो ये जो बदलाव आ रहे हैं, इससे रोजगार के नए नए अवसर भी उभर रहे हैं, नई संभावनाएं खुल रही हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देहरादून स्थित सुभारती विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हेड और डीन प्रोफेसर मनमोहन गुप्ता जी। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में जो रोजगार की संभावनाएं हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे और जो नई तरह के बदलाव आ रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बातचीत से पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने कई किताबें लिखी हैं, कुछ पेटेंट भी कराए हैं और कई तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। तो ये जो शिक्षा के क्षेत्र में जो ये आपकी उपलब्धियां हैं, ये भी एक रोजगार के अवसरों को हमें समझने में मदद करेंगी। तो इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपना वक्तव्य स्टार्ट करने से पहले आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जिस पर बैठकर मैं आपसे आज शिक्षा के विषय में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मेरा एक जुड़ाव पिछले 14 सालों से रहा है और मैं पिछले 14 साल से टीचर एजुकेशन में ही शिक्षक के पद पर रहा हूँ। वर्तमान समय में रासबिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हेड और डीन के पद पर कार्यरत हूँ और इसके अलावा अभी एकेडमिक डीन्स की पोस्ट भी मुझे विश्वविद्यालय की तरफ से दी गई है। अभी तक मैं टोटल 28 किताबें लिख चुका हूँ। 14 अवार्ड मुझे अभी तक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मिल चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में। लगभग 50 से 55 के बीच मेरे पेपर अभी तक पब्लिश हो चुके हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। 9 मेरे साइकोलॉजिकल रिसर्च टूल अभी तक पब्लिश हो चुके हैं जिसमें हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ सकते हैं रिसर्च के माध्यम से, उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें मैं अभी तक लिख भी चुका हूं और बहुत सारी चीज़ें पब्लिश करा चुका हूं। मेरा प्रयास यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भूमिका हमारी होनी चाहिए उससे आगे बढ़ चढ़कर हम योगदान दें। इसी प्रयास में आज आपके बीच में हम इकट्ठे हुए। और वो युवा जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो भी शायद यहाँ आपसे कुछ सीख के जाएंगे। बिल्कुल, तो अगर हम शुरुआती बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें तो जो शुरुआती शिक्षा होती है, विद्यालयी शिक्षा होती है, प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, अगर वहाँ पर अगर कोई युवा शिक्षक बनना चाहता है तो किस तरह की प्रक्रिया है? क्या पढ़ाई की ज़रूरत है? क्या योग्यता की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। देखिए, हमारी शिक्षा की अगर हम बात करें, शिक्षा को प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। हायर एजुकेशन की भी हम बात करेंगे। अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो +2 के बाद कोर्स किया जाता है जिसके बाद बच्चा बहुत आसानी से नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स पहले होता था और अभी भी चल रहा है कुछ जगह पर वो। उसके बाद बच्चे आसानी से आराम से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन को पढ़ाने के लिए, प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बच्चों को जूनियर क्लासेस को पढ़ाना होगा तो उसके लिए डीएलएड एक कोर्स है जिसको हम कुछ जगह डीएड के नाम से जानते हैं, कुछ जगह बीटीसी के नाम से जानते हैं। ये भी +2 के बाद ही अभी कर दिया गया है। कुछ राज्यों में इसे पहले ग्रेजुएशन के बाद किया गया था लेकिन अभी इसको +2 के बाद ही कर दिया गया है और इसमें भी बच्चा बहुत अच्छे से अपना करियर बना सकता है। इसके लिए बच्चे को डीएलएड करना होगा जिसके लिए +2 उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी रहेगी। उसके बाद बच्चा डीएलएड कर सकता है और डीएलएड करने के बाद बहुत आसानी से वो 1st to 8th क्लास तक बहुत आसानी से पढ़ा सकता है। और अगर इसके आगे बच्चा ये चाहता है कि मुझे उससे ऊपर की क्लास को पढ़ाना है तो उसके लिए उसको बीएड करना ज़रूरी होगा। अब बीएड की बात करेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि सभी को मालूम है, बहुत ज़्यादा अपडेट है। 2020 में आई है और 2025 चल रहा है। अभी तक बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव हम कहेंगे 34 वर्षों के बाद, क्योंकि इससे पहले जो पॉलिसी आई थी वो 1986 में आई थी। तो 86 के बाद ये 34 वर्षों के बाद एक इतना बड़ा बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिला है। और जब बीएड की बात करेंगे तो बीएड पहले 2015 से पहले 1 साल का हुआ करता था। अभी बीएड 2 साल का 2015 के बाद कर दिया गया है। लेकिन एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इन्होंने फिर से बीएड को 1 साल, 2 साल और 4 साल, इन 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। बीएड जो +2 के बाद बच्चे करेंगे वो 4 वर्षीय बीएड आईटेप के नाम से कोर्स अभी स्टार्ट किया है, उसमें भाग ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, कोर्स को कर सकते हैं। यदि बच्चा ग्रेजुएशन के बाद करना चाहे तो उसको 2 ईयर का बीएड करना होगा और यदि कोई बच्चा पीजी के बाद बीएड करना चाहे तो वो 1 वर्षीय बीएड में
तो एडमिशन ले जिस सकता तरह से है। आपकी विद्यालय शिक्षा या इस कॉलेज में अगर हायर एजुकेशन में आप आगे बढ़ते हैं तो उसका ड्यूरेशन कम होता चला जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। और बीएड करने के बाद बच्चा बहुत आसानी से टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम देकर अपने आप को एक टीचिंग प्रोफेशन में ला सकता है। जी। टीजीटी बीएड के बाद बच्चा बहुत आसानी से टीजीटी का एग्ज़ाम देगा। अलग अलग स्टेट का अलग अलग टीजीटी का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद बच्चा बहुत आसानी से टीजीटी करने के बाद पढ़ा सकता है यूजी लेवल +2 तक बच्चे को। ठीक है। और हायर सेकेंडरी में जाने के लिए बच्चे को पीजीटी का एग्ज़ाम भी देना होता है। पीजीटी का एग्ज़ाम होता है जिसमें बच्चा पीजी के बाद बीएड प्लस पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी विषय में, और उसके बाद बच्चा पीजी को पढ़ा तो +2 के बच्चों को जो पढ़ा उसका सकता है। विषय होगा जिसमें वो शिक्षण करना चाहता है, हाँ। उसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाना चाहता है, +2 पर पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाने के लिए उसको पीजीटी भी पॉलिटिकल साइंस से उसका पीजी भी होना चाहिए और उसी में उसकी विशेषज्ञता भी होनी चाहिए। उसी बीएड में भी उसके पास ये सब्जेक्ट होना जरूरी होगा, क्योंकि जिसमें ट्रेनिंग लेगा उसी क्लास के बच्चों को उसी तरह से पढ़ा पाएगा। जी। और अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो अगर लेक्चरर बनना या प्रोफेसर बनना जी, तो जी। उसके लिए किस तरह की प्रक्रिया है और किस तरह पढ़ाई करनी होती है? देखो, अगर हायर एजुकेशन में जाना है, एजुकेशन की फील्ड में जाना है, तो बीएड के बाद एमएड का ऑप्शन होता है। एमएड करनी होगी। एमएड के बाद किसी एक विषय में पीजी हमें करना होगा, चाहे वो बीकॉम करे, बीएससी करे, पीजी जो करना है उसमें आर्ट साइड से, कॉमर्स से, साइंस साइड से कर सकता है, और उसके बाद वो बहुत आसानी से हायर एजुकेशन की तरफ जा सकता है। इसके लिए नेट और पीएचडी की बाध्यता भी कंपलसरी है, यानी नेट या पीएचडी दोनों में से कोई एक कोर्स भी उनको करना दोनों होगा। में से कोई एक, हाँ। ठीक है। या तो नेट का एग्ज़ाम देकर नेट क्वालिफाइड होकर भी वो कर सकते हैं, और अगर वो पीएचडी कर लेते हैं तो भी आसानी से वो हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। और अभी देखने को मिला है कि नेट में बच्चों की दिलचस्पी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी बहुत है। ज़्यादा बढ़ी नेट है। देने वाले छात्रों की संख्या में अच्छा इजाफा हुआ हाँ है। बिल्कुल, दिन प्रतिदिन, क्योंकि हर 6 महीने बाद नेट का एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट कराती है, तो लोगों का इंटरेस्ट इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि हायर एजुकेशन में हर कोई व्यक्ति जाना चाहता है। हर किसी को लगता है कि छोटी क्लास को पढ़ाने से अच्छा है कि मुझे हायर एजुकेशन की तरफ जाना है। पीजी करने के बाद बच्चे को, क्योंकि पीजी में रिसर्च के ऊपर भी फोकस कराया जाता है, पीजी में बच्चे को रिसर्च करना सिखाया जाता है, तो क्योंकि पीएचडी में भी रिसर्च है तो बच्चा हायर एजुकेशन की तरफ जाना बहुत आसान समझता है और उसको लगता है कि मुझे जाना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज के समय में रिसर्च को एनईपी ने भी प्रमोट किया है, तो बच्चों को रिसर्च की तरफ आना भी तो चाहिए। ये जो बच्चे पीएचडी करते हैं, जो रिसर्च के को लेकर बातचीत कर रहे हैं हम, तो ये जो शोध करते हैं बच्चे, फिर वहाँ से उसके आगे किस तरह की राह होगी अगर वो शोध के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना चाहें तो? देखिए, पीएचडी अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। पीएचडी लोगों को लगता है कि हमने एक थीसिस लिख दी, रिसर्च वर्क कर दिया और हमारी पीएचडी कंप्लीट हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। पीएचडी का मतलब है किसी पर्टिकुलर समस्या के ऊपर समाधान खोजना, वो रिसर्च है, वो अनुसंधान है। बहुत सारी खोज पहले हो चुकी है, उनको वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में देखना कि अभी उनके रिजल्ट क्या आने वाले हैं, वो रिसर्च है। क्योंकि रिसर्च का मतलब है बार बार खोजना। कोई चीज़ पहले हो चुकी है उसको फिर से हम खोज रहे हैं, वो रिसर्च है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना रिसर्च है। कुछ नया इजाद करना, कुछ नया इनोवेटिव कुछ निकालना ही रिसर्च है। कुछ नए सिद्धांतों को जनरेट करना रिसर्च है। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग फील्ड में हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, और रिसर्च करने के बाद हम उन छोटी छोटी जो दिक्कतें आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन पर्टिकुलर फील्ड्स में, उनको हम बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। और बल्कि जो अभी आप भी कह रहे थे कि एनईपी के बाद जो रिसर्च को लेकर माहौल बना है, और साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी शोध को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नवाचार से जुड़ी संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर किस तरह के करियर को लेकर के विकल्प तैयार होते हैं? देखिए, रिसर्च करने के बाद व्यक्ति के पास बहुत सारे विकल्प खुल जाते हैं, क्योंकि रिसर्च का मतलब केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होता। रिसर्च का मतलब, जैसे अभी डीआरडीओ की बात करें, डीआरडीओ में जाने के लिए हमें रिसर्च करनी होती है, साइंटिस्ट बनने के लिए हमें रिसर्च करनी होती है। ऐसी तमाम एजेंसीज़ हैं जो रिसर्च के बाद व्यक्ति को प्लेसमेंट देती है, रोजगार देती है, और वो व्यक्ति देश सेवा में अपनी बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। बच्चा रिसर्च करने के बाद कोई अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। रिसर्च करने के बाद वो देश सेवा में, रिसर्च वर्क में अपना योगदान दे सकता है। अभी इसरो की बात करें, डीआरडीओ की बात करें, तो ये सब बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो रिसर्च को प्रमोट करती हैं, जो रिसर्च करने के लिए लोगों को आगे लाती हैं।
जी। और कई निजी संस्थाएं भी हैं जो रिसर्च के बिल्कुल, क्षेत्र में बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छा काम कर रही बिल्कुल। हैं। तो अगर हम ये इस तरह की बात करें कि अगर सरकारी और शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो निजी क्षेत्र का विस्तार भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ भी रोजगार के लिहाज से करियर के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। देखिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं आदमी को सिक्योरिटी महसूस होती है कि मैं पूरी तरह से जॉब में सिक्योर हूँ, जबकि प्राइवेट में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कम होती है। लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसके पास रोजगार के अवसर नहीं है, बहुत अवसर हैं। अब सभी व्यक्ति बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन लेने के बाद या नेट पीएचडी करने के बाद सभी गवर्नमेंट हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है सभी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि बहुत बड़ा देश है ना। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकालती रहती हैं, हमें उनके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन प्राइवेट में रहकर भी हम अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं। मैं भी प्राइवेट में ही पिछले 14 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा हूं, और प्राइवेट में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो हमें करनी चाहिए, जो हम रिसर्च से जोड़ सकते हैं, अपने देश को आगे ले जाने के लिए कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। और जैसे कि एक युवा की ज़्यादातर इच्छा होती है कि वो कैसे वो कॉरपोरेट सेक्टर में जाए, और अब शिक्षा का भी क्या ऐसा लगता है कि कॉरपोरेटाइजेशन हुआ है कि हम उस तर्ज पर काम हो रहा है, उस तर्ज पर शिक्षा में बदलाव आया जा रहा है, पाठ्यक्रम में बदलाव ला रहे हैं? देखिए, अभी एनईपी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपडेट हुई हैं जिसमें पाठ्यक्रम में बदलाव की बात करेंगे। ग्रेजुएशन पहले जैसे मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट की बात करेंगे, क्योंकि एनईपी ने बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए हैं। पहले क्या होता था, बच्चे ने +2 कर लिया, +2 करने के बाद उसने जैसे ही एडमिशन लिया ग्रेजुएशन में, तो अपनी कोई घर की फाइनेंशियल कंडीशन के कारण या कोई अन्य किसी भी तरह की समस्या के कारण बच्चा बीच में ही कोर्स छोड़ देता था। लेकिन अभी एनईपी ने ऐसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, एजुकेशन का रेट बढ़ाने के लिए, कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे एजुकेशन मिल सके, उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि बच्चा यदि 1 साल ग्रेजुएशन करने के बाद वो छोड़ देता है तो उसको वहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, बच्चा 2 साल करने के बाद भी कोर्स छोड़ देता था तो उसको कुछ नहीं मिलता था। ग्रेजुएशन 3 साल की थी, लेकिन अभी एनईपी में ग्रेजुएशन को 4 साल की कर दिया गया है। पहले साल में बच्चे को सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में बच्चे को डिप्लोमा मिलेगा। अगर बच्चा 2 साल की करके ग्रेजुएशन छोड़ देता है तो उसके वो 2 साल बेकार नहीं जाएंगे, उसको वहाँ पे भी एक डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल करता है तो उसको डिग्री मिलेगी, और 4 साल करता है तो चौथे साल में, जो अभी रिसर्च की आप बात कर रहे थे, रिसर्च को ऐड कर दिया गया है। 4 साल के बाद यदि बच्चा करता है, ग्रेजुएशन पूरी करता है, तो उसको डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं रिसर्च को उठाने के लिए ग्रेजुएशन लेवल पर ऐसे बहुत छोटे छोटे कोर्सेज जोड़ दिए गए हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज जोड़ दिए गए हैं, माइनर सब्जेक्ट जोड़ दिए गए हैं, कि बच्चे के अंदर स्किल डेवलप हो। जब बच्चे के अंदर स्किल डेवलप होगी तो उसको ज़रूरी नहीं कि वो नौकरी की तरफ ही भागे, वो अपने बहुत सारे ऐसे रोजगार कर सकता है जिससे वो कम समय में और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है। क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया कि सभी को नौकरी मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल। सरकार बहुत प्रयासरत है। पहले अगर हम बात करें, जीडीपी का केवल 3 से 4% ही शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन अभी एनईपी में 6% जीडीपी का देने की बात की गई। बजट को लेकर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत सारे उद्यमिता से जुड़ी संभावनाएं भी हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और अब जो प्रतियोगी परीक्षाओं की खासतौर पे जो तैयारी कराई जाती है, और बहुत सारे हब ऐसे बने हुए हैं, दिल्ली में है या राजस्थान में है, तो वहाँ पर भी करियर को लेकर एक बहुत ही मजबूत विकल्प हैं। बिल्कुल हैं। जैसे अभी कोटा की बात करें, ऐसी बहुत एजेंसीज हैं जो बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करती हैं। तो क्या वो रोजगार के अवसर नहीं है? वो भी रोजगार के अवसर है, वहाँ पर लोग टीचिंग कर सकते हैं। बहुत सारी एनजीओज हैं जहाँ पर टीचिंग के अवसर मिलते हैं, वहाँ पर बच्चे रोजगार ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमें अगर एजुकेशन को चुनना है, अगर हमें शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, क्योंकि शिक्षा कोई पैसे कमाने का जरिया नहीं है जी। बहुत स्पष्ट कह दूं, मैं उन लोगों को सभी को संदेश देना चाहूँगा, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि आप पैसा कमाने के लिए आए हैं। आप आए हैं देश की सेवा के लिए, आप आए हैं समाज की सेवा के लिए, देश में तरक्की बढ़ाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए। अगर प्रभु ने आपका चुनाव शिक्षा के क्षेत्र में किया है तो ये बहुत सौभाग्य की बात होती है कि हमें देश को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। और यहाँ आप अपनी पसंद के विषय को लेकर के और उसमें आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल और आगे बढ़ सकते हैं, फिर आगे चलकर एक शिक्षक के तौर पर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल निभा सकते हैं। और शिक्षक समाज का निर्माता होता है, देश का निर्माता होता है, क्योंकि जितने भी बच्चे, चाहे वो आतंकवादी हों या कोई अन्य लोग हों, वो सभी पहले स्कूल में ज़रूर जाते हैं। बाद में जब वो लोग, उनकी संगति गलत हो जाती है तो वो लोग आतंकवादी बन जाते हैं, और उन्हीं में से बच्चे साइंटिस्ट भी बन जाते हैं। तो देश का भविष्य कहाँ पलता है? स्कूल के अंदर पलता है। तो शिक्षक के कंधों पे सिर्फ स्कूल तक की जिम्मेदारी नहीं होती,
शिक्षक के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इस पूरे देश की जिम्मेदारी है। डेफिनेटली डेफिनेटली सही कहा आपने कि पूरे देश की जिम्मेदारी बिल्कुल, होती है। तो बिल्कुल। ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जो या ट्यूशन पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन, और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी बहुत तेजी से उभर रहे हैं। तो यहाँ भी एक कह सकते हैं कि पठन पाठन के क्षेत्र में पूरा बदलाव आ गया, एक बड़ा शिफ्ट आ गया। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप ऑनलाइन कर भी सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं एक शिक्षक के तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी जब ऑनलाइन लर्निंग की बात करेंगे तो कोरोना का भी जिक्र आएगा, क्योंकि कोरोना ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना ज़बरदस्त और इस ढंग से दिया है। भाई मैं तो कोरोना को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराने वाला है, मैं कहूँगा एक टेक्नोलॉजी का सही यूज़ कोरोना ने ही हम लोगों को दिया है। कोरोना के टाइम पे जब स्कूल कॉलेजेस सब बंद थे, बच्चों के पास एजुकेशन लेने का कोई साधन नहीं था, तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे लिए ओपन हो गए कि हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। घर बैठे बैठे शिक्षकों ने, हिम्मत नहीं आ रही, घर बैठे बैठे बच्चों को असाइनमेंट्स भेजते थे, बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेते थे, बच्चों का एग्ज़ाम तक ऑनलाइन लिया है। तो ये एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार ही है। मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी का इस कदर प्रयोग किया गया है, और आज कोरोना के बाद से टेक्नोलॉजी का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में इस कदर बढ़ चुका है कि आज पीछे हटना बहुत मुश्किल होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में जब टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं तो उसके बहुत पॉजिटिव बेनिफिट्स भी बच्चों को मिल रहे हैं, क्योंकि बच्चा टीचर से चाहे कितना भी दूर हो, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीचर से कुछ भी ले सकता है, कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी पता लगा सकता है। भाई आज हम यूट्यूब की बात करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूट्यूब पे हमें मिल जाती है जिसकी हम कभी पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बच्चों को पहले पता भी नहीं होता था। रील्स की बात करो, वहाँ पे बहुत सारी हमें एजुकेशन मिल जाती है। अब देखो वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी, नेगेटिव भी होंगी, डिपेंड करता है कि बच्चा पॉजिटिव लेना चाहता है या नेगेटिव लेना चाहता है। बहुत सारे जो ये ऑनलाइन कोचिंग के जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ऑनलाइन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हैं, और बहुत ज़्यादा कहें कि लोगों के बीच लोकप्रिय भी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। बच्चा एजुकेशन के लिए पहले ट्यूशन्स जाते थे, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास नहीं होते थे। मैं अगर अपनी बात करूँ, आप अगर अपनी बात करें, तो उस समय जब हम छोटे होते थे तो हमारे पास इतने ऑप्शन नहीं होते थे कि हम ऑनलाइन इतना सब कुछ सीख पाएँ। लेकिन आज बच्चा एक भी कॉन्सेप्ट पर अटकता है तो तुरंत यूट्यूब गूगल करता है, और गूगल पे उसे बहुत आसानी से सॉल्यूशन मिल जाता है। तो बच्चे ट्यूशन से ज़्यादा ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वहाँ से बच्चों को बड़ी ऑथेंटिक जानकारी मिल जाती है। बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म्स जुड़ चुके हैं जहाँ से बच्चा बहुत आसानी से सीख सकता है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि वो ऑफिस की नौकरी ना करें, तो वो इन प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने लिए करियर की राह तलाश सकते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। बच्चे अपने असाइनमेंट्स, ऑनलाइन असाइनमेंट्स का काम कर सकते हैं, बच्चे ऑनलाइन कोचिंग का काम कर सकते हैं। देखो शिक्षा, मैं वही बात कहूँगा, शिक्षा का मतलब पैसा कमाना नहीं है। शिक्षा का मतलब, अगर आप व्यक्ति को शिक्षित करते हैं तो आप समझ लीजिए कि देश में कितनी बड़ी भूमिका आपकी है। तो शिक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और शिक्षक होना अपने आप में उससे भी बड़ी बात है। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। जी, और एक जो महत्वपूर्ण बदलाव हम कहेंगे टेक्नोलॉजी के लेवल पे आ रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो जीवन से जुड़े हर क्षेत्र को बदल रहा है एक तरह से। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से बदलाव ला रहा है एआई? देखो एआई का भी प्रयोग आज आप अगर व्हाट्सएप पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी मेटा एआई मिल जाएगा, चैट जीपीटी आपको मिल जाएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना हो, आपको उसकी डिटेल जानकारी लेनी हो, आप तुरंत एआई पे जाइएगा और वहाँ से आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती है। जिस चीज़ के बारे में, जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, वो भी हम तुरंत एआई पे जाते हैं और वहाँ से हम बड़े इजीली अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो एआई भी एक प्रकार का शिक्षक ही है। मैं तो कहूँगा आज के टाइम में शिक्षक तो शिक्षक है अपने आप में, लेकिन एआई बहुत बड़ा शिक्षक है। एआई हमें बहुत ऐसी जानकारी बहुत कम समय में दे देता है जिसे हमें ढूंढने के लिए पहले घंटों और कई महीने लग जाते थे, लेकिन एआई के माध्यम से आज हम बहुत इजीली उस नॉलेज को ले लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। एआई का बहुत अच्छा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में। संस्थानों में पठन पाठन में एआई का इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल, एआई का अभी केरल में मैं बात करूं तो केरल में एक ऐसा स्कूल है जहां पर एक रोबोट टीचिंग की बात कर रहे हैं, जहां पर रोबोट बना दिए गए हैं, रोबोट टीचर है और वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये भी विद द हेल्प ऑफ एआई ये संभव हो पाया, अदरवाइज तो ये संभव ही नहीं था। तो ये रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं नए तरह से, या जो शिक्षक हैं मतलब यहाँ पर एक विरोधाभास सा भी है? देखिए विरोधाभास बिल्कुल है, आपकी बात सही है कि अगर शिक्षक सारे एआई से जनरेट हो जाएंगे तो फिर बाकी शिक्षक क्या करेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एआई से होने के साथ साथ एआई एक प्रोग्रामिंग है,
उसमें जितना हम इनबिल्ट करेंगे उतना ही हमें आउटपुट मिल पाएगा। लेकिन एक टीचर के पास इमोशन भी है। क्लास में बच्चे जब क्लास में बैठे होते हैं तो बच्चों को देखकर कई बार टीचर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, जबकि एआई के पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अभी तक नहीं बना कि एआई इस तरह से चीज़ों को महसूस कर सके, क्योंकि एआई एक कोई इंसान नहीं है, उसके पास कोई इमोशन नहीं है, उसके पास अपना कोई दिमाग नहीं है। जितना आपने एआई को बताया है वो उतना ही आगे आपको बताएगा। तो इसलिए एआई कभी भी शिक्षक की जगह नहीं ले सकता। ये एक हेल्पफुल हो सकता है शिक्षा को आगे लाने के लिए, बच्चों को आगे ले जाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, लेकिन सब कुछ एआई हो जाए ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इनको एक टूल्स की तरह यूज सीखना किया जा बहुत सकता है। ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आप किसी भी क्षेत्र में अपने लिए रोजगार के, करियर के अवसर के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी बिल्कुल। और अगर हम नई शिक्षा नीति को लेकर आप बात कर रहे थे, अगर वहाँ पर देखिए तो कौशल आधारित शिक्षा को बहुत बिल्कुल। बढ़ावा दिया जा रहा है, तो यानी कि उस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी वहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत सारे ऐसे माइनर सब्जेक्ट जोड़ दिए गए हैं। बच्चों को फर्स्ट एड की जानकारी दी जाती है जो कि पहले कभी नहीं दी जाती थी। बच्चों को कृषि की जानकारी दी जाती है, लड़कियों को सिलाई कढ़ाई बुनाई की जानकारी दी जाती है, क्योंकि बच्चों के पास ये छोटे छोटे अवसर, उन्हें जब उनके अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी तो घर बैठकर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे जिससे वो बहुत आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ देखा जाता है +2 तक तो बच्चा पढ़ लेता है, उसके बाद मैंने भी जैसे पहले भी बताया था फाइनेंशियल कंडीशन के कारण कई बार बच्चा क्लास या स्कूल छोड़ देता है। तो ये भी एक अगर बच्चे के पास स्किल होगी तो वो आगे बढ़ सकता है, अपने रोजगार तलाश सकता और है। बल्कि अब तो स्कूली शिक्षा में ही रोबोटिक्स, डेटा साइंस, बहुत इस कुछ। तरह के सब्जेक्ट भी लेकर आए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो डेटा साइंस है या रोबोटिक्स है या बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, वो भी अगर आप सीखते हैं तो वहाँ से भी आपके लिए करियर के रास्ते बनते हैं। बिल्कुल। अब तो स्कूल लेवल पर आप बहुत सारे स्कूल्स की बात करें, स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को आज हम और आप इतने अच्छे से मोबाइल ऑपरेट नहीं कर सकते जितने छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं। बच्चे एआई का सही यूज़ बच्चे जानते हैं, हमें बच्चों को नहीं बताना, बच्चे हमें बता देते हैं कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे चलना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी टेक्नोलॉजी को जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना विस्तार हो चुका है कि उसकी शायद गहराई नापना आज आसान नहीं होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी को सीखना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में हो तो हर शिक्षक का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े, टेक्नोलॉजी के, क्योंकि हमें समय के साथ कदम से कदम मिलाना होता है, तभी हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे अवसर हैं और टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छे अवसर हैं कि वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर शिक्षा के क्षेत्र में नए नए नवाचार करें। +2 तक भी बच्चों को बहुत सारी, जैसे पहले कंप्यूटर की शिक्षा की हम बात करें, सुना करते थे कि कंप्यूटर लैब स्कूल में है, किसी एक आध स्कूल में हुआ करती थी। अभी तो बच्चों को फर्स्ट क्लास में कंप्यूटर पे बिठा दिया जाता है। तो ये क्या है, बच्चे के अंदर पहले से कंप्यूटर के लिए एक क्यूरियोसिटी होती थी, उसको क्लियर करना, बच्चों को बताना कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। के लिहाज से बच्चों को बिल्कुल तैयार कर रहे बिल्कुल हैं। तैयार किया जाता है। और अगर इससे आगे अभी जो आप शिक्षा को लेकर बजट की बात कर रहे थे और एनईपी के बाद खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में बजट में इजाफा किया गया है, अगर इसे देखें तो अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है, शोध परक शिक्षा की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर रोजगार के अवसर भी इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं। एनईपी में अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में जब इन्होंने जीडीपी का 6%, आप देखिए कितनी बड़ी भारत की जीडीपी है और उसका 6% जब शिक्षा के क्षेत्र में देंगे तो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। पहले बात करें, पहले प्राइमरी स्कूल्स में ऐसे आज भी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को नीचे दरी पर बैठाकर पढ़ाया जाता है। अभी आज भी भारत में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन धीरे 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 उनमें सुधार की ओर चल रहा है। बच्चों के लिए स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो सकता है, बच्चों के लिए पढ़ाई के बहुत सारे अच्छे अवसर हो सकते हैं। स्कूल में डिजिटल ब्लैक बोर्ड्स की आज व्यवस्था कर दी गई है जो कि पहले कभी नहीं थी। लैंग्वेज लैब की व्यवस्था कर दी गई है, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था कर दी गई है। तो ऐसा जब जीडीपी का 6% उसमें लगेगा तो कहीं ना कहीं अवसर तो बढ़ेंगे। और ये जितने लैब्स हैं तो उनके लिए उतने ही लोगों के लिए रोजगार के भी अवसर मिलेंगे, भी बिल्कुल बढ़ मिलेंगे, रहे हैं। बिल्कुल मिलेंगे जी। क्योंकि जितनी चीज़ें टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग जुड़ेंगे तो लोगों को भी सीखने को भी मिलेगा और उन्हें साथ के साथ कुछ करने के लिए रोजगार भी मिलेगा। तो जो युवा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार अपनाना चाहते हैं, भविष्य को देखते हुए किस तरह की तैयारी उन्हें करनी चाहिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भविष्य के लिए हमें, मैंने जैसे भी बताया कि टेक्नोलॉजी के साथ सभी को जुड़ना होगा।
पहले ये था कि हम जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अभी तो जुड़ना होगा। टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करते थे, जिस समय मोदी जी ने भीम ऐप लॉन्च किया था, तो उस समय लगता था कि अरे तो बड़ा मुश्किल होगा, हम लोगों के पास मोबाइल नहीं है, कैसे होगा। अभी छोटे वाले मोबाइल हैं, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो कैसे ये सब संभव हो पाएगा। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ संभव हुआ। आज आप सब्जी लेने के लिए जाते हो, 2 रुपए की हरी मिर्च भी लेते हो तो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाते हो। ऐसे हम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में भी सभी को समझना होगा। जो टीचर्स पुरानी जनरेशन के हैं, जो बच्चे नहीं सीखना चाहते, उन्हें भी ये सीखना पड़ेगा। अगर हमें आगे आना है तो टेक्नोलॉजी के साथ पूरी तरह से जुड़ना होगा। टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे तो ये समझ लीजिएगा कि हमारे लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे और हम साथ के साथ अपने देश को भी आगे ले जा पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम टेक्नोलॉजी के साथ ज़रूर जुड़ें और हर तरह से जुड़ें। जी, और अगर हम शिक्षक की बात करते हैं तो एक तो जो उसका विषय है, जिसके बारे में जो उसकी विशेषज्ञता है, वो जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, और संवाद करना, कम्युनिकेशन करना, ताकि वो जो छात्र हैं, जो भविष्य निर्माता हैं, जैसा कि आप कह रहे थे, तो वो कम्युनिकेशन स्किल पर भी काम करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब बच्चा बीटीसी या जिसको हमने डीएलएड अभी कहा था, बीएड या एमएड करता है, तो उस दौरान बच्चे को ये सभी ट्रेनिंग दी जाती है। क्लास में हमें खड़े होकर कैसे पढ़ाना है, बच्चे के साथ आई कांटेक्ट कैसे बनाना है, कम्युनिकेशन हमारा प्रॉपर कैसा होना चाहिए, बच्चे के साथ हमें कैसे जुड़ना है, क्लास में डिसिप्लिन कैसे बनाकर रखना है। तो ये सारी चीज़ें हम स्किल डेवलप करने का काम बीएड में और अदर टीचर एजुकेशन कोर्सेज में हम करते हैं। जी, तो वहीं से बच्चे के अंदर ये सब स्किल तो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है। कैसे कम्युनिकेट करना है बच्चों के साथ, आई कांटेक्ट कैसे बनाना है, तो ये सब चीज़ें हम डेवलप करते हैं। बिल्कुल। तो जो भी युवा हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में रोज़गार के लिए आगे आना चाहते हैं, ज़रूर उनको इन सुझावों से आपकी मदद मिलेगी। बिल्कुल। आप हमारे स्टूडियो में आए और ये जानकारियाँ साझा की, इसके लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएँ। जो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि शिक्षा में आना पैसा कमाना नहीं है। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हो तो देश सेवा, देश प्रेम की भावना लेकर शिक्षा के साथ जुड़ें, क्योंकि आपके कंधों पर स्कूल का ही बोझ नहीं है, इस पूरे देश का बोझ है। आपको पूरे देश के लिए काम करना है, केवल स्कूल के लिए काम नहीं करना है। बिल्कुल। तो अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं तो सिर्फ एक नौकरी की तरह नहीं, बल्कि देश सेवा की भावना के साथ आना चाहिए, क्योंकि वो भविष्य का निर्माण करा रहे हैं। कार्यक्रम में इतना ही।